हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। टीचर्स टॉक इंडिया पॉडकास्ट का ये एपिसोड हम आज शूट करने जा रहे हैं। जनरली अभी तक हमने जितने भी एपिसोड शूट किए हैं उसमें अभी तक हमने स्कूल टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स को ही हमने कवर किया था। लेकिन आज थोड़ा सा ये शूट यूनिक है बिकॉज आज हम स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को जो ट्रेन करते हैं आज हम उनके साथ ये पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो पॉडकास्ट है ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में इस पॉडकास्ट के थ्रू आप ये ज़रूर समझेंगे कि आपको आफ्टर 12th स्पेशली कैरियर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं प्रतीक सर, टाइम बड़ौदा के डायरेक्टर हैं। टाइम एजुकेशन का आप सब नाम जानते ही होंगे और ये सर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि जैसे ही ये लोग वीडियो देंगे मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे सर के बारे में। सो गाइज़, आज का एपिसोड प्लीज़ आप अच्छे से देखिएगा और साथ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो शुरू करते हैं। सो हेलो सर, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर। जी सर, प्लीज़ कुछ एक आध लाइन ऐसा बोलिए जिससे कि हम आज का ये डिस्कशन शुरू कर पाएँ। आई फर्मली बिलीव इन अ लाइन। एक लाइन बहुत मुझे पसंद है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। क्या हुआ? Last 23 years I have been training, I have been teaching, I have been after the students life. But again एक चीज़ मैंने सीखी लास्ट 23 साल में कि जब जब टफ सिचुएशन आती है तब तभी आपको असली में मालूम पड़ता है कि आप में क्या अच्छा है। ग्रेट सर। आई स्टार्टेड इन माई करियर इन 2000 में चालू किया। जी सर। 23 साल हो गए बड़ौदा में। एंड ऑनेस्टली चालू होना सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं कभी टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट ड्यूरिंग माई स्कूल, माई कॉलेज, डिड वेल बट नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस, टीचर मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बट ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड माई जॉब इन मुंबई एंड आफ्टर अ मंथ आई रियलाइज कि दैट इज़ नॉट मेड फॉर मी बिकॉज वो ट्रैवलिंग करना, अप डाउन करना, जॉब के अलावा बाकी स्ट्रगल करना, जॉब नहीं करना बट जॉब के अलावा स्ट्रगल करना। तो आई रियलाइज कि कुछ और करना है। सो बड़ौदा पहुंचा मैं। मेरे बड़े भाई थे। कौन से साल में सर? 2000 में। मैंने 2000 में MBA ख़त्म किया और मैंने एक महीना काम करने की कोशिश की जो मुझे लगा मुझे सस्टेनेबल नहीं है। मतलब मुझे वो मज़ा भी नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे वो स्ट्रगल नहीं चाहिए था। मुझे अपने अंदर कुछ प्रूव करने वाली जो इच्छा थी वो धीरे धीरे पॉसिबली उसमें बढ़ना चालू हो गई। अब सबसे ज़रूरी ये हुआ कि जब मैं बड़ौदा पहुंचा तो मुझसे मेरे बड़े भाई ने पूछा कि पढ़ाओगे? अच्छा। तो मैंने बोला कभी किया नहीं है। तो उन्होंने एक टेस्ट दे दिया करने के लिए। मैंने टेस्ट कर लिया। एक छोटी सी चीज़, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। आई एम वोरेशियस रीडर, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो उन्होंने देखा कि पढ़ता है बहुत ज़्यादा है तो एक ट्रायल के लिए टेस्ट दिया। बहुत अच्छा आया टेस्ट में स्कोर। तो बोले सोच लो ये भी एक ऑप्शन है। मैं वापस फिर बॉम्बे गया। फिर मैंने 1-1.5 महीना और 2 महीना स्ट्रगल करने की कोशिश की। नहीं मज़ा आया। फिर मैं सोचा एक काम करते हैं, ट्राई मारते हैं। नहीं होगा तो वैसे भी मैं 22 साल का ही था जब मैं निकला, तो वापस आ जाऊंगा, फिर से कुछ काम कर लेंगे। सी हर एक स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम होती है। मैं खुद 22 साल में भी वो क्लैरिटी नहीं थी हमारे अंदर कि आपने मास्टर्स तो कर लिया था बट वो क्लैरिटी अभी भी नहीं थी कि जॉब करना है, बिजनेस करना है, कुछ अपना करना है। और प्लस डैड वर्किंग बैकग्राउंड से थे। तो वर्किंग बैकग्राउंड से होने का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे सोचते नहीं है। बिजनेस को बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा जाता। फिर 2 महीने बाद मैं वापस आया। मेरे डैड थोड़े अगेंस्ट थे कि उनके हिसाब से तो ज़िंदगी बर्बाद करना, टीचर ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है अपना, उसमें बहुत पोटेंशियल है बट ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर रहा है। लेकिन ठीक, मैं वापस यहाँ आया। मैंने 1 साल मेहनत की। मैंने 1 साल ढंग से पढ़ाने की कोशिश की। 1 साल बाद जब रिजल्ट आना चालू हुआ तब मज़ा आना चालू हुआ क्योंकि जब आपने सिंसियरली अपना काम किया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो मैंने सिंसियरली पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, उनको अच्छे से गाइडेंस दिया, अच्छे से सपोर्ट किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में चिंता की। एंड ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि दिस इज़ व्हाट आई लव। 2001 की बात है, अचानक रिजल्ट आना चालू हुए
ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे रिजल्ट मेरे आज तक जिंदगी में कभी उसके बाद नहीं आए, अच्छा, क्योंकि एक बैच ऑफ 30 में 29 बच्चे प्लेस हो गए, तो क्या उस बात लेवल तक का प्लेसमेंट। लेकिन वो एक मेहनत थी, बट वो मज़ा आना चालू हुआ। फिर धीरे 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 मुझे लगा कि दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर। और अब आज की तारीख में मतलब मैंने 2000 से 2009 पीटी में काम किया, मतलब था वहाँ पे ओनरशिप रोल ही था जी फिर 2009 के बाद थोड़ा डिफरेंसेस हुए तो मैं टाइम में आया, मैंने टाइम में पढ़ाना चालू किया। जी वहाँ पे भी मैंने 7 से 8 साल और पढ़ाया। फिर एक ग्रेजुअली फीलिंग आई कि आप पढ़ाए जा रहे हो, अब उसी में लीडरशिप रोल चाहिए था। 2017 में मैंने यहाँ लीडरशिप रोल लिया और अब 6 से 7 साल यहाँ हो चुके हैं, तो 6 से 7 साल अब मैं उस लीडरशिप रोल में हूँ। तो बेसिकली मैंने हर चीज़ की है, मैंने पढ़ाया भी है, मैंने मटेरियल भी संभाला है, क्योंकि जब नया नया बिजनेस था तो हमारे पास आदमी नहीं होते। आपने भी फेस किया होगा, जब आप CEO भी है, आप चपरासी भी है, आप चौकीदार भी है, आप सब कुछ है। बट 2000 धीरे धीरे ग्रो किया, अच्छी टीम के साथ काम किया, चाहे वो पीटी में हो 2009 से पहले हो, चाहे 2009 के बाद हो, 2017 के बाद खुद की टीम बनाने की कोशिश की, यंग लोगों को लेने की कोशिश की। और बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव यंग लोगों के साथ रहोगे तो आपको हमेशा नए नए यंग फीलिंग आती रहेगी। नहीं, आई एम स्टिल यंग एट हार्ट। तो बट अभी भी मुझे वही अच्छा लगता है, पढ़ाना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, लोगों की प्रॉब्लम सुनना पसंद है। और ऑनेस्टली आज 2023 साल बाद मुझे अब ये नहीं मालूम पड़ता है कि मुझे आइडियली पहले चालू कर देना चाहिए था। मैंने पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं था, लेकिन हाँ, टीचिंग मुझे ये ऑलरेडी एक सिस्टम में था, क्योंकि इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ है। मेरे ग्रैंडफादर एजुकेशन में थे जी, मेरे पापा भी एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं हमारे। जी तो ऑनेस्टली उस वक्त ये कभी नहीं प्लान सोचा था कि कभी भी हम उस स्कूल और कॉलेज में इन्वॉल्व होंगे। जी तो अभी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी ये कहती है कि आप 23 साल बाद आप एक ऐसी फील्ड में हैं जो कहीं ना कहीं आप जाना चाहते थे। मोर इम्पोर्टेंटली आई हैव फॉलोड माई ड्रीम्स। सर, इसमें जैसे कि आपने तो मुझे लग रहा है कि 2000 से लेकर 2023 तक का पूरा मतलब ऑलमोस्ट सर डिस्कस कर ही लिया, लेकिन सर एज अ टीचर आपने पर्सनली ग्रोथ किया और ये बहुत ज़रूरी था। सी बिल्कुल सही। आप टीचर देखिए, टीचर में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एम्पैथी। बच्चों के प्रति आपको मालूम है, इंटेंट जी, बच्चों के प्रति, अगर बच्चों के प्रति इंटेंट है, आप बच्चों का प्रॉब्लम समझ रहे हैं, और वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। सेकंड होता है कंटेंट जी जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टीचर बच्चे को सही पढ़ाना है। जी, और अगर आप वो सही काम कर पा रहे हैं, आप एम्पैथी है, बच्चों को ढंग से पढ़ा पा रहे हैं, और आपकी ईमानदारी है, आपकी नीयत में ईमानदारी है, जी। तो सब कुछ हो जाएगा अपने आप ही। वैसे मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा बता दूं कि सर के साथ मैंने भी 2 साल काम किया है और सर मेरे बॉस रह चुके हैं। जब सर पीटी एजुकेशन में एज अ मतलब सेंटर हेड थे, सेंटर मैनेजर थे। सो कभी कभी क्या होता है कि आप उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनका पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, जिनके साथ आपने काम कर लिया होता है, और साथ में वो आपके मेंटर भी एक समय पे होते हैं। सो सर, इस 23 साल की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे होंगे। सर, तो एज अ टीचर ज़्यादा चैलेंज था कि एज अ टाइम बड़ौदा का डायरेक्टर होना ज़्यादा चैलेंजेस था? ऑनेस्टली टीचर होना चैलेंज नहीं था, बिकॉज डायरेक्टर बनना ज़्यादा चैलेंजिंग था। अच्छा, टीचर में देखिए, टीचर में चैलेंजेस इफेक्टिव मोटा मोटी सेम ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा बदलते नहीं हैं। और देखिए, आप मतलब टीचर में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हर साल 2 साल 3 साल में आपकी क्राउड बदलती रहती है, जी नए नए लोग आते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। जी, ऑनेस्टली जैसे हमने भी फेस किया, 20 साल पहले कोई ऑर्कुट खेलता था, फिर कोई फेसबुक पे आया, फिर कोई इंस्टा पे आया, तो आपकी जनरेशन बदलती जा रही है, उनका कम्युनिकेशन बदलता जा रहा है, उनका कंसंट्रेशन स्पैन बदलता जा रहा है। जी, लेकिन जब डायरेक्टर बना तो प्रॉब्लम बहुत सारी मेंटल हुई। मेंटल प्रॉब्लम मतलब कोई रातों रात फैकल्टी छोड़ के भाग जाए, फैकल्टी को शाम को मिले और सुबह क्लास में बच्चों के सामने टर्न अप ना करें, और ये इंश्योर करना कि हर चीज़ स्मूथ चल रही है इज़ बेसिकली मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंश्योर करना कि हर फैकल्टी, हर टीचर जो क्लास में जा रहा है वो उतना ही परफॉर्म करे, उसी लेवल के एक्सपेक्टेशन से घुसे, वो बहुत मुश्किल होता है। जी, अब वो हर एक टीचर ने, हर एक डायरेक्टर ने फेस किया होगा, मैं अकेला नहीं हूँ।
ये इंश्योर करना कि आपकी यूनिफॉर्मिटी कैसे आए, उसके लिए हमारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन हर इंसान अलग होता है, तो हर इंसान का अप्रोच भी अलग होगा। सो कहीं ना कहीं आपको टीम में लोगों को पे ट्रस्ट करना, फिर जब वो ट्रस्ट तोड़ते हैं जी तो फिर नया ऑप्शन ढूंढना, तो ये चलता रहता है, ये पार्ट एंड पार्सल है। तो पर्सनली आई फाउंड दिस मोर चैलेंजिंग बिकॉज इसमें आप अपने साथ साथ आप सबके लिए जिम्मेदार हैं, आप लोगों का सेटअप भी देख रहे हैं। सर वैसे 2000 से लेके 2023 तक सर कितने स्टूडेंट्स को आपने अप्रॉक्स पढ़ा लिया होगा सर? सर 2000 से 2023 वैसे तो सर ये मतलब काउंटेबल नहीं है, फिर भी एक एवरेज फिगर। सर मैंने बड़ौदा में पढ़ाया, मैंने अहमदाबाद पढ़ाया है, मैंने भोपाल में भी पढ़ाया है, तो 40-50 सर स्टूडेंट्स हम काउंट कर सर उससे ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात। मे बी 60-70 हज़ार से ऊपर। ऑनेस्टली कोई नंबर काउंट नहीं किया जी, बट अगर हाँ ये समझाऊँ कि मतलब मुझे अगर एक नंबर काउंट बोलेंगे तो अगर मैं नंबर एवरेज रख रहा हूँ कि 2-2.5 हज़ार पर ईयर मैंने एक स्टूडेंट से एक्सेस किया जी, तो आराम, क्योंकि किसी अहमदाबाद में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सेस किया। एक ज़माने में पूरा गुजरात देख रहे थे जी, तो अगर उन सब नंबर को हम ऐड करना चालू करें तो नंबर 60-70 हज़ार से आराम से ऊपर हो जाना चाहिए। क्या बात है सर। सर तो इसमें से मतलब अगर 60,000 में से देखें तो ऑन एन एवरेज सर बहुत बेहतर कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स गए होंगे, अगर इसका कुछ परसेंटेज निकालें तो? सर ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर अच्छे कॉलेज, देखिए मैं अच्छे कॉलेज बोलता हूँ, आईएम्स भी होते हैं जी सर, अच्छे कॉलेज, नारसी मोहनजी भी होता है, हर कॉलेज अच्छा होता है जी, लेकिन अगर मैं आईएम्स उन सब की बात करूँ तो ऑनेस्टली अगर 2% भी गए होंगे तो मेरे लिए ज़िंदगी, मुझे लगता नहीं कि 2% ज़्यादा भी गए, वो बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंट। देखिए मतलब मैं इस जगह से बोलना चाहूँगा, अगर 100 बच्चे आते हैं आपके पास तो 20 बच्चों का आईएम में नहीं होता है। ओके, आईएम्स में आपका होगा 5 या 6 लोगों का, ओके, कॉल 20-25 लोगों के आ सकते हैं, कन्वर्ट भी करना होता है। तो एक ये समझना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स भी देखते हैं उनको समझना पड़ेगा, कॉल आपके स्कोर, आपके 10th, आपके 12th, आपके बहुत सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर पे आता है जी, लेकिन जो कॉल कन्वर्ट होता है उनको आपको पसंद करना चाहिए, आपके प्रोफाइल को, आपके क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपने क्या सीखा है पिछले 20 सालों में जी, वो सब आपके बारे में वो समझना चाहते हैं, और वो बड़ा प्रॉब्लम है ओके, क्योंकि उसमें हम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो कभी फोकस किया ही नहीं है। उनको देखिए, एक नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट की मेंटालिटी जो होती है, जब लड़ाई होगी तब हथियार रेडी करेंगे। जी बिल्कुल सर, एंट्रेंस उल्टा चलता है, एंट्रेंस बोलता है पहले से हथियार रेडी रखो, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। जी जी, अगर आप हथियार लड़ाई देख के रेडी करोगे तो हथियार गड़बड़ होने के चांसेस हैं, लेकिन आप पहले से थोड़ा सोच लोगे तो आप ज़्यादा रेडी रहोगे। तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो बट अगर मैं अच्छे कॉलेजेस में बात करूँ तो आराम से 8-10 हज़ार होंगे। देखिए अच्छे कॉलेज में समझिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका अच्छा कॉलेज, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, लोगों को समझाता भी हूँ। एक कॉलेज है नारसी मोहनजी जी, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो नारसी मोहनजी को एक बैकअप ऑप्शन की तरह रखते हैं। ओके, और मेरे पास उससे डबल बच्चे हैं जी, जिनके लिए ज़िंदगी का एम ही नारसी मोहनजी जाना है। जी 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 बिल्कुल। तो वो तो जैसे वही सेम चीज़, तो हर एक का एस्पिरेशन अलग है। मेरे पास बच्चा ऐसा भी आता है जो बोलता है मुझे एमएसयू में एडमिशन लेना है जी, एमएसयू के एमबीए में जी, उसके लिए ज़िंदगी का सपना एमएसयू में एमबीए एडमिशन लेने का है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एमएसयू एमबीए कभी जाना नहीं चाहेंगे। तो हर एक इंसान अलग है। लाइक आई सेड, मैंने पहले बोला हर एक स्टूडेंट अलग है जी, तो आप सबको एक कंपार्टमेंट में नहीं डाल सकते जी, तो मेरे पास एक बच्चा हो सकता है अभी बात करें जो आईएम की बात करेगा, उसके 1 घंटे के अंदर मैं एक ऐसे इंसान से बात करूंगा जिसके सपने बड़ौदा से सीमित होंगे, ओके, किसी के सपने गुजरात में सीमित होंगे, किसी को पूरा दुनिया चाहिए होगा। तो वो अलग अलग होता है। तो इसलिए देखिए, मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पे मुझे हर तरीके के बच्चे मिलेंगे जी, और सबका अपना एक नज़रिया है। जी, सो एज ए ट्रेनर, टीचर, मेंटोर, मुझे उन नज़रिए को समझना है। अगर कहीं कोई चेंजेस की ज़रूरत हो तो चेंज करना है, जी, नहीं है तो छोड़ देना। देख सर, फाइन सर। तो ऐसा आपके साथ भी सर कभी मतलब चैलेंजेस आए होंगे कि आप एक पेरेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और द एंड ऑफ द डे अपनी ही बात कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, कभी ऐसा चैलेंज आया है? एग्री, बहुत आते हैं। कभी आर्ग्यू भी हुआ है कि नहीं शायद आप नहीं समझ रहे हैं? जी जी, बहुत बार हुआ है। अभी रिसेंटली हुआ, मेरे एक स्टूडेंट थे, उनका कॉलेज में एडमिशन हो गया जी, तो मैं चाहता था कि वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लें बैकअप के लिए, और फिर जो अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं वहाँ पे वो
सोचें, पेरेंट ने बोला कि मैं अपने बच्ची को 1 साल घर में बैठा लूँगा, अच्छा, लेकिन अगर उस अच्छे ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो घर में बैठे चलेगा। ओके, तो मैंने बोला आप एक बार उस बच्चे से तो बात कर लीजिए। जी। वो बोलते हैं बच्चा तो मेरी बात सुनेगा ही। मेरा इसमें वापस बिलीव है, मैंने एक कंसेप्ट लगाया, स्प्रिंग कंसेप्ट बोलते हैं। अच्छा, जब आप बच्चे को बहुत दबा के रखते हो जी, और अचानक उसको मौका मिलता है बाहर जाने का, जी। उसके छटकने की चांसेस बहुत, छटकना इज अ रॉन्ग वर्ड, बट हाँ उसके छटकने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। जी। सेम यहाँ पे जी, एज अ लाइक आई सेड, पेरेंट्स के अपने एक ओपिनियन होते हैं, बट हमको ये समझना पड़ेगा पेरेंट्स हमारी एज के हैं जी, जी, बिल्कुल, और जनरेशन जो आज की है वो बहुत अलग है। जी, आज से 20 साल पहले पॉडकास्ट नहीं होते थे, आज से 5 साल पहले पॉडकास्ट बिल्कुल नहीं सर, हो रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल, आज से तो अगर आज से जो 20 साल पहले जो सही है वो आज सही नहीं होगा। आज की तारीख में अखबार में ऐड मैं दूँ ना दूँ, लेकिन मैं डिजिटल मीडिया में मेरा प्रेजेंस होना होगा। जी, जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कितने पेरेंट्स को डिजिटल मीडिया में प्रेजेंस का कितने मतलब उसका यूजेज कैसे है, कैसे इसको करना है, नॉट सेइंग कि लोगों को नहीं आता है जी, बट इवन एज ए पेरेंट भी वो अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं। जी, तो एज ए पेरेंट उनको स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा, उनको प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा। और गाइडेंस में मतलब ये नहीं होता, देख गाइडेंस के लिए आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। जी, और पर्सनली मैंने देखा है पेरेंट्स रिसर्च नहीं करते, ओके, वो लोगों से पूछते हैं। जी। लोगों से पूछना और रिसर्च करना दो अलग चीज़ हैं। जी, बिल्कुल सर, जब आप मुझसे कोई चीज़ पूछोगे तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा। जी, जब आप किसी से ये पूछो, मतलब आप 4 जगह रिसर्च करोगे, आपसे अच्छा अपने बच्चे को कोई जानता नहीं है, जी, उसके हिसाब से आपको उसको फ्रीडम दे के जी, जाने देना पड़ेगा। जो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेजॉरिटी द पेरेंट्स करते हैं, जी, बट एटलीस्ट 15 से 20% पेरेंट्स ये नहीं करते और उस वजह वो कन्फ्रंटेशन होता है। फिर वो मुझसे वो पूछने आते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, अच्छा, और ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखिए, एज ए अगर मैं काउंसलर हूँ तो मुझे सही इन्फॉर्मेशन देनी है। वो मुझसे पूछेंगे कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में तो मैं सही इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उसी में प्रॉब्लम चालू होगी क्योंकि जी। वो तो कुछ और सुनना चाहते जी, थे। बिल्कुल, बट ऑनेस्टली ऐसा 10% से ज़्यादा नहीं होता, 10 से 15%। 90% पेरेंट्स आर रेडी टू लिसन। सो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो सुनना है, ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सेकेंड, दे अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स, अपना बच्चे को तो सबसे अच्छे वही जानते हैं। जी, तो कई बार मुझे क्वेश्चन आता है आपके हिसाब से इसको क्या करना चाहिए। तो मैंने लिटरली पूछा एक बार, सर मैं ज़िंदगी में इसको पहली बार अभी 10-15 मिनट पहले मिला हूँ, जी, तो मैं तो मेरे हिसाब से आप मुझे ओपिनियन दोगे तो मैं ये देने वाला हूँ, लेकिन आई डोंट नो। सो आई ऑलवेज वुड वांट कि या तो वो बच्चे के बारे में समझ के आए और फिर हम बात करें, बट ये मुझसे पूछे कि कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, वो नहीं। और ये प्रॉब्लम हमने आज के जनरेशन में मैंने बहुत देखी है। हर एक आदमी कहानी सुन के आया है। ओके, फिनेंस का रोल बहुत अच्छा होता है, मार्केटिंग में ये होता है, HR लड़कियों के लिए होता है, Okay. मार्केटिंग में झोला लेके घूमना पड़ता है। जी। तो इतना ज़्यादा वो बायस्ड होता है कि जब वो मेरे पास बैठता है तो उसको मुझे समझाना पड़ता है दुनिया ऐसी नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है, दुनिया तो कुछ और ही है। फिर वो जब पढ़ता है, बाहर जाता है, लोगों से एक्सपोज होता है, तो उसको समझ में आता है कि दुनिया तो कुछ अलग ही थी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी भी मैंने पर्सनली फील किया है, स्पेशली बड़ौदा में मिसिंग है। ओके, एक्सपोजर नहीं, उतना नहीं है एक्सपोजर, बट एक लेवल ऑफ एक्सपोजर जो आपके बड़े शहर बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर सब में मिलेगा। सर किस टाइप का एक्सपोजर? बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे कि फ्रीडम की तो बात नहीं कर रहे ना? नहीं, आपको जैसे कोर्सेज के बारे में अवेयरनेस, अच्छा, कोर्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं किसी को ये समझाऊं कि ग्रेजुएशन के बाद BCom BBA करने के बाद आपको 10 लाख का प्लेसमेंट मिलता है, तो आधे लोग तो शॉक में चले जाते हैं, ओके, क्योंकि उनके हिसाब से तो जो BCom और BBA जो कोर्स है वो जो है इस शहर में आसपास हो रहे हैं वैसे ही कोर्स हैं। जी, जैसे मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है। ओके, मैंने बोला वो करना है, लेकिन अगर आप बाहर बड़े शहरों में निकलेंगे तो आपको काफ़ी सारे बच्चे ऐसे दिखाई देंगे जो ग्रेजुएशन करेंगे, कोई स्टार्टअप में जाएगा, कोई जॉब करेगा, कोई इधर उधर कोई काम करेगा, जी, फिर वो सोचेगा कि मुझे करना क्या है। जी, यहाँ पे पेरेंट अभी से प्लान करने लगता है उसके MBA करने का, MBA कैसे करना है। फिर वो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें ये बोलेगा कि वो कहीं से भी पढ़ाई करे, करना तो उसको MBA ही है। जी, 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 तो मेरा हमेशा भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ उसमें लोगों को, मैंने बस फिर पढ़ाई आपने अच्छे स्कूल में पढ़ाई क्यों करते हो, कहीं से भी पढ़ लेते हैं। तो घूम के अंत में हम वहीं आ जा रहे हैं। तो एक्सपोजर प्रॉब्लम नंबर 1।
वो सोच नहीं है, वो बड़ा गेम खेलने का सोच नहीं कि बड़ा सोचना है। जी दूसरा जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी डिग्री कोर्सेज की बात करें, यहाँ डिग्री कोर्सेज अगर एमएस यूनिवर्सिटी की बात करें बहुत सस्ते हैं, जी चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो कंपेरेटिवली सस्ते फीस है। जी। तो उनको हमेशा ये लगता है जी कि पढ़ाई सस्ती ही है। तो अच्छी नहीं होगी ऐसा भी लगता है क्या? ये भी पॉसिबल है। जी तो अब इसमें दो परसेप्शन आ जाते हैं। एक अच्छी ऑडियंस जो ये क्लेम कर रही होती है कि बिकॉज पैसा ज़्यादा ले रहे थे पढ़ाई नहीं हो रही है, जी और एक सेकेंड ऑडियंस है जो कुछ भी करने को रेडी जो सबसे सस्ता हो। ओके। बट फिर से मैं रिपीट, जो प्लान कर रहा है, जिसने अपने बारे में थोड़ा सोचा है, वो कहीं से भी पढ़ाई करे, वो एमएस से पढ़ाई करे, वो कहीं से भी पढ़ाई करे, अगर आप अच्छे हो तो आपके कहीं ना कहीं तो दिखना चालू हो जाएगा। आपने एडिशनल कोर्सेज किए, आपने कोई एडिशनल स्किल सेट एक्वायर किया, वो नज़रिया तो आपके अंदर होना चाहिए ना कि मुझे एडिशनल स्किल सेट एक्वायर करना है, मुझे एडिशनल कोर्सेज करने हैं। और पर्सनली कॉलेज में भी लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चा आता है नहीं आता है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो नहीं होना चाहिए। वो तो इसीलिए वो जो आपने बोला कि स्टूडेंट्स जी और सबसे जो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत छोटा है आज की तारीख में, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो भी है। लेकिन ठीक है, हम इस पर डिस्कस मतलब फिर चलते जा सकते हैं। सर नेक्स्ट सवाल ये है कि आज के दिन में सर स्कूल के पेरेंट्स को, क्योंकि सर पेरेंट्स तो वही है नर्सरी से लेके 12th तक, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, तो कभी कभी सर आपके साथ स्कूलिंग पेरेंट्स भी आए होंगे जो स्पेशली 10th और 11th के आसपास होंगे, और कभी कभी ग्रेजुएशन के बाद वाले भी पेरेंट्स आए होंगे। सर दोनों में से जल्दी कन्विंस करना या प्रॉपर गाइडेंस दे पाना या समझा पाना कौन से पेरेंट्स के लिए मतलब ज़्यादा सही रहता है? स्कूल पेरेंट्स जल्दी समझ लेते हैं कि कॉलेज वाले से? स्कूल के पेरेंट्स जल्दी समझ लेते हैं। कॉलेज के पेरेंट्स सर पेरेंट्स वही हैं लेकिन हाँ, 3 साल कॉलेज के पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई देख चुके होते हैं कॉलेज की जाके। ओके। मतलब उनको मालूम पड़ता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो जी। लेकिन स्कूल के पेरेंट्स के साथ एडवांटेज ये है कि वो एज ए ऑप्शंस वो सुनना, जैसे मैंने बोला इनिशियली 10% ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि नहीं सुनेंगे, बट 90% पेरेंट्स आर कीन टू लिसन। वो सुनना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोला वो उस पर वो अमल कर लेते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैंने उनको ऑप्शंस दिए तो उनको ये समझ में आने लगता है कि ये जो है इतने सारे ऑप्शंस हैं मेरे बच्चे के पास, तो दे आर विलिंग टू लिसन। द बेस्ट पार्ट इज़ वो घर जाके रिसर्च भी करते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च नहीं करते, वो रिसर्च भी करते हैं। तो जब भी उनके जो डिसीजन होंगे तो मैं हमेशा वो इन्फॉर्म डिसीजन होंगे। तो पर्सनली मुझे स्कूल के पेरेंट्स ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि वो सोचते ज़्यादा हैं, पर जब वो डिसीजन अगर ले लेते हैं तो बहुत इन्फॉर्म डिसीजन होता है। ओके। जब वही सेम कॉलेज में आता है, कॉलेज में कहीं ना कहीं उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, तो चलो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन कई बार ये भी होता है कि बिकॉज आपके पास बाकी 2 ऑप्शन नहीं हैं तो आप इसलिए ये ऑप्शन चूज़ कर रहे हो। एंड पर्सनली मैंने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ कभी पेरेंट्स को आते हुए, अगर मेरे पास 100 बच्चे आते हैं कॉलेज वाले, पेरेंट्स नहीं आते उससे, मेरे पास 10 से 15 से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं आएंगे। देखिए अगर स्कूल वाले बच्चे आते हैं मोस्टली सबके तो पेरेंट्स 10 में से 8 आएंगे, बिकॉज पेरेंट्स वहाँ इन्वॉल्व रहते हैं और उनको इन्वॉल्व होना भी चाहिए। जी। कॉलेज में पेरेंट्स को बस ये ध्यान देना चाहिए कि वो जिस भी जगह जा रहा है जी पढ़ने के लिए, आगे तैयारी करने के लिए, एक बार जाके स्पेशली एडमिशन लेते वक्त जाके एक बार खुद देख ले, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है खुद भी, तो उनको ये मालूम पड़ जाता है कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, और वो समझ पाते हैं। तो अपने बच्चों पे ना छोड़ के, स्पेशली जब आप से एडमिशन लेने जा रहे हैं उस वक्त आपको, मेरे हिसाब से पेरेंट्स को आना चाहिए देखने के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, क्या वैल्यू सिस्टम से, अगर वो दिख पा रहा है। अब वो हर पेरेंट्स इतना समझदार होता है, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, कि आप भाप लेते हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। सर आप तो सर ग्रेजुएशन का बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो अभी मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि 9th ऑनवर्ड्स ही पेरेंट्स नहीं जाते हैं। 9th के बाद उसको छोड़ देते हैं, जाओ बेटा जहाँ पढ़ना है पढ़ो और जैसे करना हो करो। तो मुझे लगता है कि आजकल सर ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ गई है कि मे बी वो ग्रेजुएशन तक वो शायद निगेटिविटी मतलब सर्वाइव ही ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना समय हो चुका हो सकता है, काफ़ी पॉसिबल। सर मेरा अगला सवाल है कि कभी सर जैसे स्कूलिंग में जितनी भी टीचर्स हैं वो डिसिप्लिन वाली प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा क्लास के अंदर फेस करते हैं।
सर कॉलेज फ्रेंड्स में मुझे तो अभी तक यही समझ में आया है कि वो इतने मेच्योर होते हैं कि क्लास को शांति से चलने दें। तो कभी सर ऐसा हुआ है कि अनडिसिप्लिन बिहेवियर क्लास का माहौल ऐसा होता है कभी कभी ग्रेजुएशन में भी? कभी नहीं, कभी नहीं सर आप 100% श्योर हाँ हैं? ये 100%, क्योंकि देखिए वो आपने अपने जब हम बच्चा यहाँ पे स्कूलिंग में ज़्यादा होती है? स्कूल में ज़्यादा बच्चे में एनर्जी बहुत होती है। जैसे अच्छा। हम लोग देखिए दो चीज़ें हैं, मैं क्लास में जाता हूँ तो जो बच्चा मेरे पास क्लास में आता है वो तो फीस पे करके आया होगा जी। तो वो तो सीरियस ही होगा। कई बार मैं कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, सेमिनार्स लेने जाता हूँ, जी। तो स्कूल में बच्चों में एनर्जी बहुत होती है, बट Okay. मैंने ये देखा कि वो इनिशियली थोड़ा वो हुड़दंग मचाते हैं, जी। लेकिन अगर आपने 10 मिनट बाद उनको पेशेंस रख के समझाना चालू किया तो 10 मिनट बाद वो सुन लेंगे। ओके। मेरे पास लकीली मैं काफ़ी ऐसे लोगों के साथ, मेरे साथ जो मार्केटिंग के लोग रहते थे, काफ़ी अच्छे भी थे, तो उनमें से मतलब कई बार जब ऐसे सेमिनार्स होते थे जहाँ बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं, तो लकीली जो मेरे मार्केटिंग के बंदे थे उनमें ये एबिलिटी थी कि कैसे भी करके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद मैंने देखा हमेशा कि वो कंट्रोल कर लेते थे। और कंट्रोल करने के बाद जब आप डिलीवर करते हो, आपके अंदर जो नॉलेज है, ऑप्शंस हैं, और आप डिलीवर करते हो, अगर वो थोड़ा भी ढंग का है तो बच्चे सुनेंगे। लेकिन ऑब्वियस है कि पर वो बच्चे के साथ ऑब्वियसली आजू बाजू के 1-2 टीचर खड़े होने चाहिए, अदरवाइज क्योंकि होता क्या है कि हर बच्चा शैतान नहीं होता है, 2 ही बच्चे डिस्टर्ब करते हैं वो 8 लोगों को। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो 8 को डिस्टर्ब करता है, अदरवाइज बड़ी कॉलेज में तो कॉलेज में अगर मैंने रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं, मैं थोड़ा स्कूल के बच्चे ज़्यादा करते हैं, स्कूल के बच्चे ज़्यादा करते हैं, कॉलेज वाले रिस्पेक्ट कम करते हैं। रिस्पेक्ट कम नहीं करते, कॉलेज वाले समझते हैं कि बिजनेस के लिए आए। ओके। और देखिए प्रॉब्लम ये है कि इस देश में बिजनेस चाहे जितना भी अच्छा, गुजरात तो फिर भी काफ़ी अच्छा है इस मामले में कि बिजनेसमैन को थोड़ी इज्जत है यहाँ पे। अगर आप अक्रॉस दिस जाएंगे, अगर आप एक नैरेटिव समझेंगे पूरे इंडिया में, तो नैरेटिव बिजनेस के खिलाफ है। मतलब प्रॉफिट कमाना ही प्रॉब्लम है। ओके। आपको प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा ना। जी, अगर जी। मुझे बिजनेस करना है, मुझे ग्रो करना है, तो मुझे मेरे घर में अच्छी चीज़ें लानी है, तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट एज लॉन्ग एज मैं इलीगली नहीं काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी अगर मैं पैसे, जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल, आप एक सड़क पे जा रहे हो, एक लड़का ऑडी चला रहा है, लड़का जैसा लग रहा है ऑडी चला रहा है, आपके दिमाग में कभी अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। पहला आएगा कि हो सकता है पिताजी ने पैसा दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है कि उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसने अच्छी जगह से पढ़ाई की, उसने उस पर रिसर्च किया, वो नहीं हम सोच पाएंगे। जी जी जी। तो पॉइंट बहुत स्ट्रेट है कि हमारा इट्स नॉट कि बिजनेस के अगेंस्ट है, बट जैसे मान लो मैं सेमिनार लेने गया तो लोगों को ये फीलिंग आ रही होती है कि इसका तो बिजनेस है इसलिए ये कर रहा है। जी। बिजनेस इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं जो जनरेशन है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। देखिए जनरेशन में मेरा खुद का बेटा है, हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी शुड बी वैल्यू ड्रिवन, रिस्पेक्ट लोगों की होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा सबकी रिस्पेक्ट करो, बट अगर जो आदमी मेहनत कर रहा है, चाहे आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हम कोई अंबानी टाटा बिरला तो है नहीं, बट हम मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, तो एज एन इंडिविजुअल आप उसको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत से पैसा कमा रहा है, वो बंदा एक टाइम लगा के, एफर्ट लगा के पैसा कमा रहा है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जी। वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सर आजकल एक लाइन बड़ा चल रहा है कि एजुकेशन को बिजनेस बना रखा है, इसके लिए सर एक आध लाइन बढ़िया वाला। सर पर्सनली स्पीकिंग मेरा फर्म बिलीफ है, अगर स्कूल ने अपना काम ढंग से कर लिया होता तो एजुकेशन का भी बिजनेस नहीं होता। ओके। स्कूल ने अपना काम ढंग से नहीं किया है, इनफैक्ट कॉलेज ने भी शायद। कॉलेज ने भी नहीं किया, बट स्कूल ने भी नहीं किया है। जी। ऐसा नहीं है कि स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं हैं, जी। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में टीचर्स अच्छे नहीं हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उस सीरियसनेस की दोनों तरफ से। जी जी। वो सीरियसनेस आपके कॉलेज के, स्कूल के और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से भी होनी चाहिए जी। वो सीरियसनेस टीचर से भी होनी चाहिए, और वही सीरियसनेस बच्चों से होनी चाहिए। जी। मैं अगर अपनी क्लास ले रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरी क्लास बहुत अच्छी होती है, तो किसी बच्चे ने मिस किया तो मैं कॉन्शियस एफर्ट लेके ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उसने मिस क्यों किया। ओके। और ऐसा नहीं कि वो 5 बच्चे हो या 20 बच्चे हो या 50 हो, जी। मिस किया तो वो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसी को ध्यान रखना बोलते हैं, इसी को पर्सनल अटेंशन बोलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे आज की तारीख में हर ट्यूशन क्लास में ब्रोशर होता है, जी, जी। उसमें लिखा रहता है पर्सनल अटेंशन गारंटीड। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सेम चीज़, पर्सनल अटेंशन नहीं है, आप उस स्टूडेंट की लाइफ में इन्वॉल्व हैं,
और आप कई बार वो स्टूडेंट को पसंद आएगा, कई बार वो स्टूडेंट को पसंद नहीं आएगा। मेरे खुद के बच्चे को मेरा इंटरवेंशन पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब आज की तारीख में उसने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कॉलेज में घुस गया, तब उसको समझ में आ रहा है कि जो ये इंटरवेंशंस होते थे पेरेंट्स से, टीचर से, वो ज़रूरी थे, वही इम्पोर्टेंट है। सर तो आजकल आप सर इस बात को लेके किस तरीके से बोलेंगे कि स्पेशली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जो स्पेशली ओनर्स हैं, अभी यहाँ पे तो किसी का नाम लेंगे नहीं, पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं कि कन्विंस करने में कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है। जैसे कि मेरे कुछ पहचान के पेरेंट्स हैं, वो बच्चा कॉमर्स नहीं लेना चाहता था, एक पेरेंट जाता है साइंस इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ की जितनी भी टीम होती है ये कन्विंस कर देती है कि बिना साइंस लिए इसका जीवन नहीं चलेगा। सेम एज दैट वही पेरेंट जाता है कॉमर्स इंस्टीट्यूट में और वहाँ की भी पूरी टीम ये कन्विंस कर देती है कि बिना कॉमर्स के इसका जीवन नहीं चलेगा। तो सर दोनों में से ब्रेन वॉश कर कौन रहा है? और द एंड ऑफ द डे जिसका इंफ्रा अच्छा होता है या जिसका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है उसकी बात पेरेंट्स मान जाते हैं। और शायद मैं इसमें सही गलत के जज में नहीं जाऊंगा, लेकिन सर क्यों परसेप्शन बदल दिया जाता है काउंसलिंग टेस्ट पे? देखिए, उसमें होता ये है कि पहला चीज़, बच्चा जो कंफ्यूज है जो कि मुझे कहाँ जाना है, पर्सनली वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। होता ये है कि बच्चे से आप ज़्यादा नहीं बात करते हो, बच्चे से ज़्यादा अगर बच्चा 4 जगह जा रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं ईजी वे आउट चूज़ करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आपकी टेंडेंसी, मेरी टेंडेंसी है। अगर 2 ऑप्शंस दिए जाएं, एक थोड़ा मुश्किल है, एक थोड़ा कम मुश्किल है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मेजॉरिटी, आई एम नॉट सेइंग मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम इजी ऑप्शन सोच कर, मैंने खुद किया है, आपने भी खुद किया होगा, अब इजी ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हो, टफ ऑप्शन जल्दी चूज़ नहीं किया जाता है। अब लोग साइंस क्यों नहीं चूज़ करते हैं या कॉमर्स चूज़ करते हैं कि साइंस टफ है जी, तो आधी लड़ाई तो ही ख़त्म हो गई। आपको जो कंफ्यूज बीच वाले स्टेज में होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनको कहीं ना कहीं ये जजमेंट लेना पड़ेगा। जैसे हम, मेरे स्कूल में बहुत पहले ये होता था, जैसे 10th ख़त्म होता था 11th चालू हो जाता था जी, और 11th में बच्चों को साइंस सेक्शन में बैठाया जाता था पहले हफ्ते, और उनको कुछ क्लासेस कॉमर्स में बैठाया जाता था, उनको कुछ क्लासेस ह्यूमैनिटीज़ बैठाया जाता था। अच्छा, ऐसा होता है? होता था, अब नहीं होता, मुझे नहीं आइडिया, बट मैंने जिसमें अभी तक तो अभी नहीं हो रहा है कहीं, बड़ौदा में तो नहीं होता। सो ये मैं हर जगह बैठ चुका हूँ जी, तो मुझे ये मालूम था कि मुझे क्या कर। दूसरे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। मेरे पिताजी इंजीनियर, मेरे दादाजी इंजीनियर, दादाजी IT के इंजीनियर, मेरे पिताजी BIT मिश्रा के इंजीनियर, तो हमको भी इंजीनियर ही बनना था। मेरे पिताजी NTPC में थे, जो कि एक पावर सेक्टर कंपनी है, तो मैंने पूरी ज़िंदगी बिजली देखी जी, तो मुझे मालूम था प्लांट क्या होता है, कोल से बिजली बनती है, और जो आपने साइंस में पढ़ा और उसका आपने लिंक किया, तो हमेशा एक इंटरेस्ट था कि ये तो करना ही, बिकॉज में मुझे कोई अलग चीज़ नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही ग्रेजुअली आप 11th 12th में पहुँचे तो आपको मालूम पड़ा ज़िंदगी बहुत अलग है जो वहाँ दिख रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन होने के लिए ऑनेस्टली मेरे पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट आई वॉज लकी टू बी इन अ स्कूल जिसने मुझे ये ऑप्शन दिया। देन आई चोज एन ऑप्शन जी। तो पॉसिबली ऐसा भी कुछ किया जा सकता है कि आप एक हफ्ता 10 दिन अटेंड कर लीजिए, फिर डिसाइड करिए, बट ये भी होना मुश्किल होगा क्योंकि सबको ये डर लगेगा कि बच्चा भाग ना जाए। नहीं सर, अभी एक CBSE ने रूल ये निकाल दिया है कि अगर आप साइंस लिए हैं तो विदिन 3 मंथ्स आप चाहें तो 11th में अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा अभी सिस्टम चल रहा है। और वो नहीं और बट मेरे हिसाब से इनको जो बीच का समय है, स्पेशली जो आप बोलते हैं 10th का एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म होगा आपका, और आप एकेडमिक सेशन जून से चालू करके आप अप्रैल में करवाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? जी। इनफैक्ट हर स्कूल को करना चाहिए, सबको फ़ायदा होगा। अब उसमें डर भी हो सकता है, डर मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन क्लास की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्कूल की बात कर रहा हूँ। आप जब स्कूल उनको ऑप्शंस देगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे रहेंगे। अब अगर ये डर होगा कि बच्चा साइंस छोड़ के भाग जाएगा या कॉमर्स छोड़ के साइंस चला जाएगा, वो तो वैसे भी भागने वाला है जी। तो अगर स्कूल ये काम कर पाए, मतलब वो ऑप्शन दे दे कि भैया इट्स लाइक एक ट्यूशन क्लास अगर ये प्रेजेंटेशन दे सकता है कि 10th 11th 12th में साइंस में क्या होता है और बाद में ऑप्शन होते हैं, एक कॉमर्स क्लास वाला ये ऑप्शन दे सकता है, तो स्कूल से तो इक्विप्ड कोई है ही नहीं। स्कूल तो सबसे अच्छा है इस मामले में। पर्सनली स्कूल अच्छे होते हैं जी, जितने भी स्कूल्स बड़ौदा में हैं स्कूल्स अच्छे हैं, स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनको एक जनरेशन उन लोग ऑलरेडी चेंज कर भी रहे हैं,
वो आप खुद देखेंगे, लोगों बाहर से बुलाते हैं, वो लोगों को करियर गाइडेंस देते हैं, करियर ऑप्शंस देते हैं, वो साइंस के वो 8, 9, 10 के बच्चों को उठा के करियर गाइडेंस देते हैं। तो स्कूल में प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल को पॉसिबली थोड़ा उसी को अपने स्ट्रक्चर में डाल देना पड़ेगा। इट्स लाइक एडिशनल सेशंस जहाँ पे आप लिटरली गाइड कर रहे हैं, ताकि वो 9th में 10th में आप थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चालू करें। और फिर 11th 12th में लाइक आई सेड, ये कर, आई एम नॉट सेइंग ये करना चाहिए, बट ये कर सकते हैं। एक महीना आपने उनको एंकरेज किया, आपने पढ़ाया नहीं, समझ गए। अब जो बच्चा साइंस में जाने को रेडी है, जो बच्चा कॉमर्स में जाने को रेडी है, उनको जाने दीजिए। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं। तो कॉमर्स भी क्यों गए आप पूछने के लिए, अगर क्लियर था तो आपने जैसे लिटरली कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, बेसिक क्या होता है, आप एक हफ्ता भी करेंगे, उसको बच्चों को समझ में आएगा कि मुझे मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। बराबर। तो एटलीस्ट आप एक रास्ता तो दे रहे हैं, मतलब एज अ ट्रेनर टीचर जो स्कूल में है, स्कूल ये बता रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बराबर। मैं आपको ये नहीं सोचने को बोल रहा हूँ कि आप साइंस सोचो कि कॉमर्स सोचो। अब वो क्या होगा, पेरेंट्स आएंगे अपने टीचर से पूछेंगे, इसकी साइंस बहुत अच्छी है तो उसको साइंस, जैसे मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी तो मुझे साइंस करवाया गया। बट बाद में मालूम पड़ा जो 10th की मैथ्स थी जी और जो 11th 12th की मैथ्स थी उसमें बहुत डिफरेंस जी। तो बहुत डिफरेंस था। मेरे मार्क्स कम हो गए, मेरे भाई के मार्क्स बढ़ गए। तो ये कोई थ्योरी नहीं है ना कि वन साइज फिट ऑल। बट हाँ, टिपिकली लाइक आई सेड, अगर वो ऑप्शन मिल जाए तो पॉसिबल एक काम हो सकता है। ग्रेट सर। सर आखिरी के 2-3 सवाल और बचे हैं सर। टीचर्स की रिस्पेक्ट आजकल उनके मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ के साथ हो रही है सर। जो बहुत नॉलेजेबल टीचर है, मुझे सर जैसे आपने बताया कि 60-70 हज़ार स्टूडेंट को अभी तक आपने ट्रेन किया होगा सर, मेरा मानना है कि अगर आपने 60,000 बच्चों को पढ़ाया है तो आप पैन इंडिया में सच में लोगों तक आपका नाम या आपका कुछ ना कुछ काम पहुंच जाना चाहिए। तो सर ऐसा क्या वजह है कि बहुत सारे अच्छे टीचर्स जो सच में अपना काम दिल से कर रहे हैं वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं और उनको वो फेम नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करते हैं, या वो अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करते हैं सर? इसकी क्या वजह है सर? जी देखिए, 2 रीज़न है। पहले एक तो स्कूल में, अगर आप स्कूल में टीचर हैं या कॉलेज में, स्कूल में टीचर हैं तो आप ऑटोमेटिकली नाम कमाएंगे, क्योंकि आप हर साल बच्चे पढ़ा के आप निकालते चले जा रहे हैं। तो जो स्कूल में होता है और अगर उसने अच्छा काम किया है तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मैं अपने स्कूल के टीचर, आज तक मैंने इस देश के किसी भी स्कूल के टीचर का, बहुत 1-2 लोगों को छोड़ दीजिए जो किसी वायरल में हो गया हो, अभी तक मैंने कोई नाम नहीं सुना सर कि किसी एक्स स्कूल के टीचर का नाम बड़ा पैन इंडिया है। नहीं देखिए, उसमें क्या होता है कि उसका वो डोमेन होता है। ओके। जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल में टीचर थे, एक स्टालिन मल्होत्रा नाम था, नाम मुझे बहुत याद रह गया क्योंकि स्टालिन, तो स्टालिन मल्होत्रा ऐसे नाम तो कभी याद होते नहीं, तो स्टालिन मल्होत्रा नाम था। तो मेरे यहाँ टीचर थे, वो फिजिक्स के, उनकी NTSC की बुक्स आती थी। ओके। तो अगर टीचर अच्छा है जी जी जी, फिर, और दूसरा चीज़ वो डिपेंड करता है लोकेशन, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, बड़ौदा सबसे बड़े, आप बड़े शहर में जाओगे तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। बराबर। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका शहर, प्लीज़ अंडरस्टैंड, बड़ौदा एक बड़ा शहर है बट बहुत बड़ा नहीं है। मतलब यहाँ पे अभी भी हम उस फेज में चल सकते हैं जहाँ पे हर आदमी एक दूसरे को जानता है। ओके। जो आपके बड़े शहरों में नहीं होता। तो बड़े शहरों में रिकग्निशन होता है और टीचर्स पहचानते हैं, क्योंकि आपका, मैं बोला ना, अगर मेरे स्कूल में 6,000 बच्चे हैं और उसके टीचर को कोई जानता है तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 60,000। तो 10 साल में आप टीचर को जान जाओगे। उस 60,000 में से 1,000 भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो टीचर को याद रखेंगे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपको कोई टीचर अच्छा था जी, पसंद आया आपको, या आपकी ज़िंदगी बदल दी, आप वो टीचर आज भी याद रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहली चीज़, अगर आप उसको नेशनल लेवल की बात कर रहे हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम नेशनल पढ़ा नहीं रहे हैं, हम एक शहर में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बड़ौदा हो चाहे वो दिल्ली हो। बट अगर आपने ये भी देखा कि अगर टीचर शहर में अच्छा पढ़ा रहा है, उसका शहर में नाम हो जाता है। ओके, और ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उसके बाद उसको अगर ग्रो करना है तो उसको भी अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, स्किल सेट अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आपने भी फेस किया, मैंने फेस किया, 2020 कोविड आया। जी सर। मैं रेडी नहीं था, आप भी रेडी नहीं थे। बिल्कुल। हमको ये समझ में नहीं आया कि हम पढ़ाएं कैसे। बिल्कुल। हम पढ़ाना चाहते थे बट हमको पढ़ाना आता नहीं था। जूम जैसी कोई चीज़ आई, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया, किसी ने यूट्यूब में वीडियो लगाए, सबने लगाए, मैंने जूम वीडियो देखा, सब कुछ देखा। तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स थी, अपने को अनलर्न करना, जो चीज़ बोर्ड पे कराते हैं उसको करके
उसको लर्न करना जूम पे, जी, इंश्योर करना बच्चों का अटेंडेंस रहे, बच्चों का कंसंट्रेशन रहे, बच्चों का सब चीज़ रहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जूम पढ़ाने पे आया, ओके, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये मालूम पड़ा कि मैं वहाँ भी पढ़ा सकता हूँ। अगर वो कोविड नहीं आया होता पॉसिबली, हम में से काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन स्पेस में नहीं जाते हैं। सही बोल रहे हैं। हम ऑनलाइन स्पेस पे गए क्योंकि कोविड आया। जी, तो हमारी जो लर्निंग हुई वो इसलिए नहीं हुई कि हम चाहते थे, जी, अनइंटेंशनली हो गई। जी, 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 बट उससे मुझे ये ज्ञान सीखने को ये मिला कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, जो मैंने वापस थोड़ी देर पहले बोला, जी, तभी आप कुछ नया सीखोगे। ट्रू, ट्रू, तो इसलिए जो अब आप आते हैं टीचर पे, टीचर का नाम है, एक टीचर अगर अच्छा है बड़ौदा में, अगर वो एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दे और अच्छा पढ़ाए, उसको व्यूज़ पूरे इंडिया से मिलेंगे। ओके, ये एक फायदे हैं। हाँ, तो ये तो ऐसा नहीं होगा कि रिकॉग्निशन नहीं होगा, रिकॉग्निशन है। जी, देखिए वायरल कंटेंट होता है, जी, वायरल रील हो सकती है, टीचर नहीं होता। 2 घंटा वायरल नहीं बना सकते। जी, 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 कुछ उसका moment होगा, जी। अगर आप एक वीडियो फॉलो कर सकते हो, जैसे एक मान लीजिए आपने एक वीडियो मैथ्स के कंसेप्ट का पूरा एक वीडियो बना दिया, जी, तो आपके वीडियो को लोग फॉलो करेंगे, जी, आपका नाम जानेंगे, जी, लेकिन उसको करने में आपको समय लगेगा। जी, बिल्कुल सर। तो अब सर आखिरी के 2-3 सवाल बस। सर इसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट आता है आखिरी में कुछ क्वेश्चन में कॉम्पिटिटर्स। अब सर आप सालों से काम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सर कॉम्पिटिटर्स भी रहे होंगे, शायद में भी पैरेलल रहे हों, शायद आपसे ख़राब कर रहे हो, शायद आपसे अच्छा कर रहे हो, उन सारे हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाते हैं। तो सर कभी, क्योंकि सर ये बात अभी जैसे आपने बोला कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मेरा हक है। तो सर पॉजिटिवली कभी ऐसा लगा कि कॉम्पिटिटर्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस, जैसे कि कभी कभी होता है कि इस साल मैंने कम बिज़नेस किया, इस साल हमारे यहाँ कम बच्चे आए, तो सर उस साल कभी आपको लगता होगा कि इसकी वजह कॉम्पिटिटर्स रहे होंगे नंबर 1, या उन्होंने आपसे बेहतर किया होगा नंबर 2, या आपके अंदर कुछ कमियां रह गई होगी? जी सर, तो कैसे देखते हैं सर आप उसको? कमियां हमेशा, जैसे जब आप लीडरशिप रोल में आते हो, देखिए कंपटीटर एज लॉन्ग एज जब वो कंपटीशन आमने सामने करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, कुछ कंपटीटर्स बिलो द लाइन करते हैं, मतलब पर्सनल अटैक करेंगे, आपकी फैकल्टी को पैसा दे के निकाल लेंगे, वो चलता है, वो इस इंडस्ट्री, वो हर इंडस्ट्री में होता है। बट एजुकेशन में पर्सनली मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि उसमें होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपसे अटैच हो जाता है, आपसे उसकी एस्पिरेशन होती है, तो वो झटका मेरे हिसाब से सेशन के बीच में नहीं देना चाहिए। मतलब एक पूरा, मतलब एक साइकिल जो होती है वो साइकिल कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है जाइए, बट ऐसा नियम कानून सब लोग फॉलो ना। मैं ऑनेस्टली अगर आप मुझसे बोलो कि मैं फॉलो करता हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट मुझे आइडिया भी नहीं कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा कि अगर मुझे एक ऐसा मौका मिले। बट पर्सनली मैं इसके अगेंस्ट हूँ, दैट इज़ 1। सेकेंड, जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझनी है हमको कि यहाँ पे जो कि कंपटीशन से, देखिए 10 में से 9 बार हम कंपटीशन से ही सीखेंगे। जी, मेरा कंपटीटर अगर अच्छा करता है तो मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। जी, मैं उससे सीखा, मैं अभी बताऊँ मैंने क्या सीखा। मैंने उससे सीखा कि रिस्पॉन्स कैसे करना आता है। उसका रिस्पॉन्स टाइम कहीं ना कहीं मुझसे बेटर है, तो मैंने सीखा। जी, उसने बच्चों का जो ध्यान दिया, कुछ स्पेशल सेशंस किए, ऐसी चीज़ें की जो मैंने कभी सोचा नहीं था, तो वो मुझसे बेटर है। और अगर वो मुझसे बेटर है तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छा करेगा। तो एज लॉन्ग एज वो ये सब का काम कर रहा है, दैट्स फाइन। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स है जब वो बिलो द लाइन करेगा, वो बिलो द लाइन नहीं करना चाहिए। बट तो ऐसा सर कभी हुआ है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने कभी मतलब जो खासकर बिलो द लाइन जाके बच्चों में कोई गलत मैसेज पहुंचाया हो? ऐसा हुआ है बहुत बार। देखिए उसकी वजह से फर्क पड़ा हो? फर्क पड़ता है कि सर एज ए बिजनेस वाइज की मेंटल स्टेट पे, देखिए इसको हम बोलते हैं नैरेटिव। ये जो आज की तारीख में इंडिया में बहुत चल रहा है नैरेटिव, वही सेम नैरेटिव चलता है। तो नैरेटिव का फंडा ये होता है, नैरेटिव का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली जैसे बोल देंगे इनके पास तो फैकल्टी है नहीं, फैकल्टी भाग गई, तो कोई मेरे पास चेक नहीं करने आएगा। जी बिल्कुल। तो मुझे फिर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी कि मेरे पास फैकल्टी है जी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बट वही है, आपका नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है कि वो आपके पास कुछ हुआ नहीं है, किसी ने नैरेटिव बना दिया। जैसे बीच में मुझे किसी मेरे मार्केटिंग ने बंदे ने बताया कि आपके कंपटीटर में बच्चे ने ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने सुना है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप क्लास में बहुत गुस्सा करते हो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं
मैं गुस्सा करता हूँ क्लास में कभी कभी, दुनिया में हर टीचर करता है, बट जो 23 साल में अगर मैं बच्चों पे गुस्सा इसलिए किया कि मेरे को गुस्सा करना था, ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो मुझे इसके लिए वाउच करेंगे कि मैं जबरदस्ती गुस्सा नहीं होता है। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा मैं गुस्सा होऊंगा, तो बच्चे ने इसलिए कंप्यूटर को ज्वाइन किया क्योंकि उनको ये मालूम पड़ा कि आपके यहाँ पे एक प्रतीक सर है जो बहुत गुस्सा करते हैं। द बेस्ट पार्ट है वो बच्चा आज तक पहुँचा नहीं, मुझसे मिला नहीं, मेरी क्लास अटेंड नहीं की, बट ठीक है, अब वो नैरेटिव किसने क्रिएट किया मुझे नहीं मालूम, बट ये नैरेटिव क्रिएट हो गया। ये तो सैकड़ों बच्चों में फैल भी गया हो सकता है, और यही प्रॉब्लम है। तो मेरा कंसर्न बहुत स्ट्रेट है सबको। मैंने अभी आपसे पहले एक लाइन बोली, एज अ पेरेंट जब मेरे बच्चे फीस पे की तो मैं उस कॉलेज, उस ट्यूशन, उस जगह पे एक बार जाऊंगा देखने के लिए कि मेरा बच्चा फीस कहाँ पे कर रहा है। जी। तो आपको, मैं वहाँ पे आप जाके सही या गलत नहीं कर रहा, आप एक जजमेंट ले रहे हो, क्योंकि आप हम में से काफ़ी लोग इस फेज़ में आ चुके हैं कि हम किसी जगह जाके समझ लेते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो ऐसे आपको करना बेसिक पॉइंट है, हर चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट हो, उनको आके एक बार पूछना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ कहीं भी जाके पूछना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो पूछा नहीं जाता है, ये नैरेटिव स्प्रेड होता है। अब इसका तरीका एक है कि हम उसको काउंटर करें, तो हम उसके उन्होंने पहले 1000 रुपये वो खर्चा करते हैं काउंटर को बनाने के लिए, हम उसका उल्टा काउंटर बनाने के लिए हम पैसा खर्चा करते हैं जिसकी एक्चुअली ज़रूरत थी नहीं। ये लड़ाई चलती रहती है, और ये लड़ाई चलती, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ये ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ, वो हर जगह होता है। तो सर ऐसा भी तो होगा ना कि मतलब प्लान करके हो रहा हो कि भाई अब आप बहुत ऊपर नहीं जा सकते तो किसी को अपने लेवल पे ही लेके आ जाए, उससे नीचे लेके आ जाए। बिल्कुल, काफ़ी पॉसिबल है, और ये यही रीज़न भी है। देखिए, वो नज़रिया है देखने का। मतलब मेरा है कि जैसे बचपन में एक लाइन पढ़ी थी कि एक लाइन को छोटा करना तो उसके सामने एक बड़ी लाइन बना दो। बिल्कुल। अब वैसे सोचोगे तो ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो सबने ग्रो किया है। जिन्होंने लाइन काटने की कोशिश की है 5 साल बाद, 10 साल बाद वो भारी हो गए। सर लेकिन ये लोग एक समय के बाद, जैसे मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ, मुझे भी लोग स्ट्रिक्ट बोलते हैं, इवन टीम वाले भी बोलते हैं सर बहुत काम कराते हैं या समथिंग लाइक दैट। कभी सर मैं सीधा बोलता हूँ कि जो स्ट्रिक्ट हूँ मेरे खुद के लिए तो है नहीं। जैसे सर आप भी अगर स्ट्रिक्ट होते होंगे तो आप बच्चों के लिए हो रहे होंगे, आपका पर्सनल खुदनेस तो है नहीं, क्योंकि बच्चा तो फीस देकर पढ़ने आया। आजकल के सर जो टीचर्स हैं वो फ्रेंडली हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंडली टीचर्स क्योंकि बिजनेस चाहते हैं, इसलिए वो बच्चों को खुश रख रहे हैं। अब सर यहाँ पे 2 तरह का प्रॉब्लम आता है, बच्चों को खुश रखना, पेरेंट को खुश रखना। कॉलेज स्टूडेंट्स में बच्चों को खुश रखना ज़रूरी है, स्कूलिंग में पेरेंट्स को खुश रखना ज़रूरी है। मैंने ये देखा कि जिन जिन टीचर्स ने बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश रखा ना सर, शायद उन्होंने कमा लिया, अच्छा खासा अमाउंट कमाया और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़े, लेकिन उनके बैच से बहुत अच्छे बच्चे नहीं निकल पाए सर। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी वजह है टीचर का फ्रेंडली होना, अच्छा भी है और बुरा भी है सर। देखिए, फ्रेंडली होना ज़रूरी है एक एज पे। ओके, आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, वहाँ फ्रेंडली रहिए, बट जैसे मैं फैकल्टी से समझाता हूँ, उनसे तुम्हें फ्रेंडली बात करनी है, बट कंधे पे हाथ रखने नहीं देना। ओके, ये मतलब एक लिमिट है, रखना पड़ेगा। ये मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ जी, उनके पास दोस्तों की कमी नहीं है, आप पेरेंट बन जाइए। ओके, समझ गया। मैं अपने बेटे का बाप हूँ, फ्रेंड नहीं बन सकता, उसके पास फ्रेंड की कोई कमी नहीं है। ये लोग आजकल ज्ञान दे रहे हैं दोस्त बन जाओ, वो गलत। दोस्त नहीं होता है। आपको मेरा फेवरेट ये मेरा पेरेंट्स की एक ही है, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। ये लाइन बड़ी अच्छी थी, उसके पास ऑलरेडी बहुत है, अब आप एक और मत बन जाइए। तो इसलिए आप उसके पेरेंट बनिए। पेरेंट ऐसे देखिए, पेरेंट का मैं रोल नहीं सिखा रहा हूँ कि पेरेंट में क्या सही है क्या गलत है, सबके पेरेंटिंग स्टाइल अलग होती है, हर इंसान पेरेंट है, बट बी अ पेरेंट। सेम विद मैंने टीचर हम बात कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियर, जो मेरी टीम में है, हम टीचर हैं, वो हमारे पास पैसा दे के आया है, हमको उसको सर्विस देनी है, हमको उसको सपोर्ट देना है, हमको उसके बारे में सोचना है। उसकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं करती, बट हमको उसके बारे में सोचना है। अगर वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है तो उसको ट्रैक रखने की कोशिश करनी है। अगर हमको लगता है ज़रूरत पड़ती है कि भैया पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो हम करते हैं, बहुत कम होता है बट करना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी है। लेकिन मुझे लग रहा है आपके एक बच्चे में पोटेंशियल और बच्चा फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। हो सकता है उसके घर में प्रॉब्लम हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो समझना पड़ के आप सॉल्यूशन, बट एक लेवल बाद आप छोड़ना पड़ेगा आपको। सेम यहाँ पे फ्रेंडली आप नहीं बन सकते, टीचर्स फ्रेंडली नहीं होने। देखिए, टीचर्स को फ्रेंडली होना और टीचर को फ्रेंड होना दोनों फर्क। प्रॉब्लम टीचर फ्रेंड बनने लगता है। ओके, साथ में जाके
पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर जी रहे जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो मार्केटिंग वाले बंदे को करने दीजिए, जी जी बराबर जिसका टारगेट है। जी जी टीचर को ज़रूरत नहीं है, टीचर का काम है पढ़ाना। और मैंने फिर वही बोला, बच्चे आपको याद आपके पढ़ाने के लिए रखते हैं, जी आपके नेचर के लिए आपको याद नहीं रखते, आपको पढ़ाने के लिए याद रखते हैं। 10 साल बाद मुझे अगर आपसे फ़ायदा हुआ तो मैं आपको याद रखूँगा जी पढ़ाने के कंटेक्स्ट में। आप बहुत अच्छे आदमी थे, वो फिर अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप अच्छे आदमी हो, ठीक है, बट पढ़ाने का इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फ्रेंड डिजाइन कैसे है, फ्रेंडली रहिए, फ्रेंड मत बनवाइए। और पेरेंट्स के साथ भी मैं यही मैसेज दूंगा, जी पेरेंट बनिए, फ्रेंड मत बनिए। उनके फ्रेंड्स की कमी नहीं है। बिल्कुल। तो कॉम्पिटिटर्स वाले जोन में अगर मैं टेक्निकली देखूं तो सबको अपना अपना हेल्दी, मतलब जो इंडिविजुअली है वो सर अपना वो लोग बेचें या अपने आगे बढ़ें, लेकिन मतलब आजकल सर काउंसलिंग उनके बारे में है ही नहीं, दूसरे के बारे में 5 मिनट अपने बारे में है और बाकी के 55 मिनट जो है वो दूसरे के बारे में, क्योंकि उस 5 मिनट में उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है नहीं। तो किसी के बारे में नेगेटिव डिस्कशन करना हो तो सर उसके लिए 1 घंटे भी कम पड़ जाएगा। तो काउंसलिंग का जब सेशन लंबा होता है ना सर, तो मैं समझता हूँ कि नेगेटिव ज़्यादा चल रहा होगा। तो स्पेशली सर टीचर्स को स्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए, मतलब हाँ देखिए, सम अप यही होगा। हाँ, पेरेंट्स ने उसी के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है। कोई पेरेंट ने एंजॉयमेंट के लिए तो भेजा नहीं हुआ क्लास में। जी। क्या हो, चलो बेटा बहुत दिन से एंजॉय नहीं किया, जाओ। उनको एंजॉय करना है तो टी पोस्ट में आ जाए। नहीं, बच्चों को सर वही टीचर पसंद आते हैं जो पार्टी करा रहे हैं, घूम रहे हैं उनके साथ, जो उनकी देखिए- पर्सनल स्पेस को अपना लेके कि भैया क्या चल रहा है, क्यों झगड़ा हुआ, क्या दिक्कत है। देखिए वो बच्चों को मज़ा हुआ आ रहा है, बट सेम वही चीज़ जो बच्चा मैंने देखा जिसका रिजल्ट आता है वो खुश रहते हैं। ओके वो जो स्ट्रिक्ट है वो खुश रहते हैं, उनको कंट्रोल रखो वो खुश रहते हैं, बराबर है उनका ध्यान दो वो खुश रहते हैं। जी तब उनकी लाइफ में वो इश्यूज है, वो सेकेंडरी है। जी देखिए, जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आप प्रोफेशनल होते जाएंगे, जी तो प्रोफेशनल ये कहता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है बट फिर भी मुझे परफॉर्म करना है। बिल्कुल 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 कॉलेज वाला स्टूडेंट या स्कूल वाला स्टूडेंट को भी वो चिंता नहीं है, जी तो उसको डील वैसे ही करना है। देखिए, एक होता है डीलिंग करना, आप डील कर रहे हो, बट आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं घुस सकते क्योंकि आपको घुसने देंगे भी नहीं। समझ गया। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है या नहीं है वो चॉइस उसके पास है, जी वो चॉइस मेरे पास नहीं था। यहाँ मैं पेरेंट की तरह बात कर रहा जी हूँ। मेरे स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड नहीं हो, उसका चॉइस है कि वो मुझे बताए या ना बताए। ओके, लेकिन मैं मुझे नहीं involve पूछूंगा, होना है। मैं नहीं पूछूंगा, जी। और मैं चाहूंगा भी नहीं कि मेरी टीम में कोई पूछे। और Okay. मेरे कॉन्शियस एफर्ट की टीम में ना डिस्कस हो। जी हाँ, लेकिन उसकी वजह से मुझे अगर मालूम पड़ता है और मुझे मालूम पड़ रहा है उसकी वजह से बच्चे का ट्रैक लूज कर रहा है, तो मैं हमेशा बच्चे को पकड़ने की कोशिश करूँगा। एक फेज लगता है कि बच्चे में पोटेंशियल है बट वो सिर्फ इसलिए लूज कर रहा है कि, जी तब आपको पेरेंट्स को या जो भी पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली इस लेवल तक मैंने कभी जाते हुए देखा नहीं है। आजकल के जनरेशन इस मामले में स्मार्ट हो गई है, ओके काफ़ी स्मार्ट। सर। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज सर? मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी वैल्यू ड्रिवन, बी अ ड्रीमर, ड्रीम करिए, वैल्यू ड्रिवन रहिए। जी और सबसे ज़रूरी चीज़ है मेहनत करिए। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और इन केस अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है कि आपको क्या करना है, सो रादर देन गोइंग विद द फ्लो, स्टार्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स। ओके हर बार कुछ अलग अलग करने की कोशिश करो। आपको नहीं मालूम है किस जगह कहाँ पे आपको आपका डेस्टिनेशन मिल जाएगा, बट घर में बैठ के चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। पेरेंट्स के लिए सर, क्योंकि वो भी सर जरूरी है पेरेंट्स को, क्योंकि उनको डिफरेंट टाइप ऑफ। बी अ पेरेंट, अच्छा मतलब कि पेरेंट बनिए। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, नए करियर्स आ रहे हैं, दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, दुनिया बहुत ज़्यादा स्पीड से बदल रही है। जी। आपको कंसिस्टेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा। जी आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके मूवमेंट्स पे आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ये मालूम होने के बावजूद भी कि वो गलत गड़बड़ कर रहे हैं, आपको उनको करने देना पड़ेगा क्योंकि वो गलती से ही सीखेंगे। ओके सो वो एम्पैथी आपके अंदर आनी चाहिए, वो आना चाहिए कि बच्चा गड़बड़ कर रहा है और फिर भी आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है। जी आपको मालूम है आपका बच्चा गिरने वाला है, आप उसको गिरने दे रहे हैं। बचपन में हमने ऐसा कभी नहीं किया। टेक्निक से करना चाहिए। एक फेज आपको करना पड़ेगा, आप उस बच्चे को गिरने देंगे। आपका रोल कहाँ पे आके शिफ्ट होगा कि उसको बहुत ज़्यादा चोट ना लगे। लड़खड़ा के गिर रहा है, गिरने दीजिए, अगली बार खुद ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत गलतियाँ कर रहा है, करने दीजिए, ध्यान रखिएगा। सो एज अ पेरेंट, allow your son, daughter to commit mistake. That's more important. Be a parent,
एंड दैट्स इट। एंड रिसर्च करिए। देखिए, आपको बच्चा कई बार कंफ्यूज रहेगा, जी। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस अपने बच्चे को आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। अगर आप वो कर पा रहे हैं, परफेक्ट है। सर एक आखिरी सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर आपका विज़न क्या है 23 साल के बाद? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। 23 साल सर ऑलरेडी बहुत बड़ा विजनरी एक पीरियड है, लेकिन फिर भी सर अब आगे का क्या विज़न है सर आपका? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं दुनिया से विजन और विजन पूछता रहता हूँ। देखिए, विजन है कि जैसे बोला है, अब नाम थोड़ा बड़े स्केल पे कमाना है। मतलब अभी बड़ौदा से ऑलरेडी इतना नाम है। अब बड़ौदा नहीं, अब मे बी पॉसिबली वेस्टर्न इंडिया जाने, दैट इज़ वन। सेकेंड, आई वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन टू द स्कूल्स, जो मैंने बात की थोड़ी थी, जो मेरे ग्रैंडफादर्स, जी 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 उस स्कूल्स में, क्योंकि थोड़ा वो फीलिंग आ चुकी है, पहले नहीं थी। जी। ये एज के साथ होता है। Okay. कि गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। बट Okay. हाँ, वो सोसाइटी वाली फीलिंग है अभी भी, करना भी है। जी ऑब्वियसली उसके लिए पैसा लगेगा, वो फ्री में नहीं होने वाला। तो जी। वो एक ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं, बट उसको और अच्छे से एक बार करना है। और तीसरा, पैसा कमाना है। और काफ़ी, सर ये विजन बहुत ऑनेस्ट विजन है सर। देखिए, पैसा कमाना ज़रूरी है। पैसा अगर आप नहीं कमाओगे तो आपके घर वाले खुश नहीं होंगे। घर वाले खुश नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो पैसा ज़रूरी है, ऑब्वियसली उसके लिए आप मेहनत करना पड़ेगा। बट दैट्स इट, वो तो रेडी, हम सब मेहनत करते हैं। सो गाइज ये थे हमारे साथ प्रतीक सर, टाइम जो है बड़ौदा के डायरेक्टर। सर ने एक लाइन बोली सोसाइटी को लेकर। जब मैं टीचर्स टॉक इंडिया का पॉडकास्ट कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, पैसे का हो, समय का हो, चाहे अपनी क्रेडिबिलिटी का हो, द एंड ऑफ द डे ये मेरी तरफ से सोसाइटी को कुछ मैं वापस देने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेशली अपने टीचर्स की कम्युनिटी को, कि जो सालों से काम कर रहे हैं और जिनको अप्रिसिएशन भी ढंग से नहीं मिला। एटलीस्ट मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ऐसे बहुत सारे लोगों को सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके का रिस्पेक्ट है जिसको मैं अप्रिसिएशन का फॉर्म देता हूँ। ये कोशिश करूँगा कि जिससे बहुत सारे लोगों तक इन टीचर्स की बात पहुंच पाए और ऐसे बहुत सारे टीचर इनसे सीखें और साथ में सोसाइटी भी। सो थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे टीचर्स, स्पेशली महान टीचर्स, महान डायरेक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ न कुछ उनके साथ डिस्कशन होगा और डेफिनेटली आप हर पॉडकास्ट में कुछ न कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।